सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी, अब इन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी प्रकार कार्ति चिदम्बरम हो या पी चिदम्बरम, वो भी जल्द ही जेल पहुंचने वाले हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी नाम लिख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में संजय राउत हो या अनिल परब या फिर अजीत पवार, इनका भी बचना मुश्किल है। और उधर जम्मू कश्मीर में वहां पर भी फारूक अब्दुल्ला के दिन अब गिनती के बचे हैं। और ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईडी के खिलाफ जहर उगलने वालों की सुप्रीम कोर्ट में करारी हार हुई है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, सारे हिल गए हैं इस रिपोर्ट को देख करके। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या है? गिरफ्तारी, छापेमारी, समन समेत ईडी के सभी अधिकार सही हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़े दिग्गज लोग पहुंचे थे कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है ना, वो सही नहीं है, कानूनी रूप से गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी कार्रवाई सही है। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी, रेड, समन, बयान समेत पीएमएलए एक्ट में ईडी को दिए गए सभी अधिकारों को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि परिवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट को एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। और जानते हैं ईडी के खिलाफ केस लड़ने वाले में दिग्गज नेता कौन कौन थे? सुप्रीम कोर्ट में पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। अब दिग्गज नेता तो नहीं बोला जाएगा, वहां तो दिग्गज वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस एक फैसले ने जितनी भी पार्टियां हैं जो भ्रष्टाचार में गहराई तक डूबी हुई हैं और उनके दिग्गज नेता, उन सभी के होश उड़ा दिए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब मैं अपनी कहानी आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं। आप ये चक्री देखिए। इस चक्री को देख करके आपको एहसास होगा कि इस देश में क्या हो रहा है। जो आगे आने वाले साल हैं 2024 तक की जो तस्वीर है वो आपको इस चक्री में ही नजर आएगी। इस ग्राफिक्स में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आप एक एक करके जगह और लोगों के नाम देखते चले जाइए, आपको एहसास होगा। दिल्ली, यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के चंगुल में हैं। इसके बाद आप दिल्ली से कोलकाता चले आइए। कोलकाता में खुद ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, पार्था चटर्जी जो उनके दिग्गज नेता हैं, अर्पिता मुखर्जी और फिर मानिक भट्टाचार्य। एक एक करके देखते चले जाइए कितने नाम इस चंगुल में फंसने वाले हैं। अब आप कोलकाता से रांची चले आइए। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद फंसे हुए हैं और उनका जो खनन विभाग है पूरा का पूरा, उसके कई अधिकारी भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब आप झारखंड से पटना चले आइए। लालू यादव का तो आप हाल जानते हैं, वो खुद ही सजा याफ्ता मुजरिम हैं। अब उनके ओएसडी, जब वो रेल मंत्री थे ना लालू यादव, तब के ओएसडी भोलानाथ यादव, ये तो गिरफ्तार ही हो गए हैं। अब आप पटना से मुंबई चले आइए। मुंबई का भी हाल आप जानते हैं। मुंबई में कई बड़े दिग्गज फंसे हुए हैं। अब जो नाम आ रहा है संजय राउत, अनिल परब, अजीत पवार, और इससे पहले आप अनिल देशमुख और नवाब मलिक, इनको भी देख चुके हैं। बाकी तो नाम छोड़ ही दे रहा हूं मैं, अभी सारे दिग्गजों के नाम ही केवल आपको बता रहा हूं। अब आप बॉम्बे से फिर दिल्ली चले आइए। दिल्ली में सबसे ईमानदार पार्टी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, बहुत सारे लोग हैं। सबसे ईमानदार पार्टी के ये बड़े बड़े नेता भी भ्रष्टाचार की जाल में देखिएगा कैसे फंसते चले जा रहे हैं। कश्मीर चले जाइए। कश्मीर का हाल तो हम सब जानते हैं, किस प्रकार से आर्टिकल 370 को लेकर ही सब रो रहे थे। अब ये बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला इसकी शिकस्त में आ गए हैं, कानूनी शिकस्त में। अब आप वहाँ से केरल चले आइए। सोना तस्करी के मामले में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं वो ही फंसे हुए हैं। वहाँ से चेन्नई चले आइए। चेन्नई में मेसर्स सरवाना स्टोर्स, यहाँ एक स्टोर से सैकड़ों करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, ईडी ने जब्त की है। ये भी कहानी मैं आपको दिखाऊंगा।
इसके बाद हैदराबाद चले आइए। अब आपको समझ में आएगा कि वहाँ टीआरएस के चंद्रशेखर राव क्यों मोदी जी से माने गुस्से में रहते हैं, हमेशा चिढ़ते रहते हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, आपको मैं अफगानिस्तान की भी कहानी सुनाऊंगा। यहाँ गुरुद्वारा विस्फोट में जो खबरें आई, उसके बाद भारत सरकार ने वहाँ पर भी कार्रवाई करने की पहल की है। और इन सब के अलावा चाइनीज़ कंपनी पे भी आ जाइए, वीवो, इसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अब हो सकता है आप सोचेंगे पाकिस्तान और बाकी देश, अभी मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों को दिखाने वाला हूं। भ्रष्टाचार और यहाँ की एजेंसियां जो बाहर में आतंकी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के किस प्रकार से सक्रिय हुई हैं, इस कहानी को आपको दिखाऊंगा। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को दो भागों में बांट दें, 2014 से 2019 और 2019 से अब तक यानी 2024 तक, तब आपको दो हिस्से नजर आएंगे। अब ये दो हिस्से कौन हैं, क्या हैं, क्या अलगाव है दोनों में? तो आप कहेंगे कि 2014 से 2019 तक ये आवश्यकताओं को पूरा करने का काल था और 2019 से 2024 तक आकांक्षाओं को पूरा करने का काल है। लेकिन यकीन मानिए, इससे परे प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी तरफ से विपक्ष आपका ध्यान भटकाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप इस बात को समझ पाएं। और सबसे बड़ा काम क्या है? 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ करारा प्रहार किया। पहले जो आप सुनते थे ना कि दिल्ली में आतंकी हमला, बॉम्बे में बम विस्फोट, वाराणसी में आतंकी हमला, अब ये खबरें नहीं आती हैं। और ठीक इसी प्रकार से 2019 से लेकर के 2024 तक भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जाना है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था, अब वो करके दिखा रहे हैं। और याद रखिए कि ये जितनी कार्रवाई हो रही है, अभी जो मैंने आपको चक्री दिखाई थी ना, इसके बीच में कौन है? इसके बीच में सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये संस्थाएं हैं। और ये वो संस्थाएं हैं जो इस समय सक्रिय रूप से फुल फ्लेजेड काम कर रही हैं और जरा भी नरमी नहीं बरत रही। अब आप एक एक करके खबरों को देखते चले जाइए। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर क्या रही? सोनिया गांधी। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। कांग्रेसी कुछ भी कर लें, अब ईडी को फर्क नहीं पड़ता और ना गांधी परिवार को इस बात की छूट मिलेगी कि आप गांधी परिवार से हैं, इसलिए पूछताछ नहीं हो सकती है। राहुल गांधी की हुई, अब सोनिया गांधी की हो रही है। और दिल्ली से आप कोलकाता चले आइए। यहाँ पर ममता बनर्जी के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं, मंत्री पार्थ चटर्जी, उसे ईडी ममता की नाक के नीचे से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और वो कुछ नहीं कर पाई। और सिर्फ पार्थ चटर्जी नहीं, उनके सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, उसको भी ईडी ने गिरफ्तार किया। और उनके घर से कुबेर का कितना बड़ा खजाना मिला, ये तो सबने देखा। और टीएमसी सरकार कुछ नहीं कर पाई। अब इससे मामला आगे बढ़ते हुए देखिए, ईडी ने मानिक भट्टाचार्य से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। वो भी चंगुल में फंस गए हैं। और याद रखिए कि ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। वहीं बंगाल से होते हुए भ्रष्टाचार की ये लपटें बिहार पहुंची। बिहार में जो लालू यादव हैं, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, वो तो ऑलरेडी सजायाफ्ता मुजरिम हैं। उनके जो तत्कालीन ओएसडी हैं रेलवे भर्ती घोटाले में, भोलानाथ यादव, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये लपटें झारखंड भी पहुंची हैं। यहाँ हेमंत सोरेन भी फंसे हुए, उनके एक करीबी को ईडी ने शिकंजा कस लिया है। और याद रखिए, यहाँ पे कई अधिकारी अभी भ्रष्टाचार के घेरे में आने वाले हैं। अब आप झारखंड से फिर दिल्ली चले आइए। दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया है, उसके खिलाफ जो मामला चल रहा है, वहाँ तो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब इतनी सारी खबरें जब चल रही हैं तो वहाँ पर ये खबरें दब गई कि इस मामले में ईडी ने, सीबीआई ने बल्कि जांच के आदेश दे दिए, एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और जब ये सारा मामला चल रहा है तो याद रखिए कि ईडी ने इससे पहले राहुल गांधी से भी कई घंटे, कई दर्जन घंटे पूछताछ की है। और वो खबर भी हम सब ने देखा। और ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी की तरह ही जो केजरीवाल के एक मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उससे भी ईडी ने पूछताछ की और उनको
गिरफ्तार कर लिया, मीडिया में खूब शोर शराबा बना रहा। और अब आप फिर बॉम्बे आइए। बॉम्बे में संजय राउत कितना पीसी करते थे, कितनी आग उगलते थे। बल्कि अब इन पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उधर महाराष्ट्र में ही आपने देखा होगा अनिल देशमुख और नवाब मलिक, उस समय तो कितनी सारी खबरें आ रही थी। अब लेकिन ये सारी खबरें दब गई हैं। कुछ भी होता है ना तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मसाला बचा ही नहीं है। लेकिन कार्रवाई हो रही है। और जब इतने बड़े बड़े नाम मैंने आपको गिना दिए, तो क्या मुंबई के जो पुलिस अधिकारी हैं उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो आपको पता चलेगा क्या? लेकिन वहाँ भी कार्रवाई हो रही है, और ये सब कुछ भ्रष्टाचार के मामले में हो रहा है। अब आप वहाँ से हैदराबाद आइए। यहाँ टीआरएस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ टीआरएस के सांसद नामा नागेश्वर राव की कंपनी मधुकौन ग्रुप की संपत्तियां ईडी ने अटैच की है। अब आपको समझ में आएगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों आग बबूला होते हैं। और जब बात हैदराबाद की हो रही है तो आप चेन्नई चले आइए। चेन्नई में ईडी की कार्रवाई आप भूले नहीं होंगे। यहाँ पर एक स्टोर्स पर ईडी ने कार्रवाई की और धोखाधड़ी के मामले में 234 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टियां, इतनी बड़ी कार्रवाई के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ऐसी भी खबरें रहीं जो आपको पता ही नहीं चला, और आपको देखना चाहिए। तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो सोनिया और केजरीवाल ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए, डीसीजीआई के अधिकारियों की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी, ये खबर आपको पता चली। उसी तरह टाटा प्रोजेक्ट और पावर ग्रिड में 6 अधिकारियों को गिरफ्तार करने की खबर है, पता चला आपको। जीएसटी अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करने की खबरों पर आपका ध्यान कम ही जाता होगा। कहाँ से जाएगा? आपको मौका मिलेगा तब ना, बड़े बड़े लोगों से। अब आप देखिए, इस पर भी आपका ध्यान नहीं गया होगा कि पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीआई ने 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अगर पहले ये खबर होती ना तो बड़ी लगती, अब आपको बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियां अब शिकंजे में हैं। अब आपको मैं आगे दिखाता हूं। देखिए, सीबीआई ने 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्टर करवाते थे। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा ये। अब आप ये देखिए, सीबीआई ने हाईवे बनाने वाले 2 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया। इसका मतलब यह है कि सिस्टम में भी भ्रष्टाचार को लेकर स्वच्छता अभियान चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता है, अधिकारी हैं, प्राइवेट कंपनी है, सब कुछ है। और अब आपको मैं प्राइवेट कंपनियों की चीज़ें दिखाता हूँ। ये देखिए, चीनी वीवो कंपनी है, चाइनीज़ कंपनी है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश की गई है। अगर पहले की सरकार होती तो क्या किसी चाइनीज़ कंपनी को छू भी सकती थी? आप सोच सकते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी हैं, किसी को नहीं छोड़ते। चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे देशी कंपनी हो, चाहे विदेशी कंपनी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार के नए तरीके, क्रिप्टो करेंसी के जरिए 135 करोड़ की आपराधिक कमाई करने वालों को बेनकाब किया गया। अब याद रखिए दोस्तों कि आज जो सीबीआई है, ईडी है, ये अधिकारी हो या नेता हो या व्यापारी हो या कारोबारी हो, इनके लिए एक डरावने सपने की तरह है जो कोई नहीं देखना चाहता है। आज ईडी, जो पिछले 8 साल में एक गुमनाम एजेंसी हुआ करती थी, अब ये सीबीआई के रूप में बदल गई है। ये आपको याद होगा कि चुनाव आयोग था एक समय में, पता ही नहीं चलता था कि चुनाव आयोग कितनी बड़ी संस्था है। टीएन शेषन ने लोगों को एहसास दिलाया कि चुनाव आयोग की शक्ति क्या होती है। ठीक इसी प्रकार से इस सरकार ने बताया कि ईडी जैसी संस्था क्या काम कर सकती है। पी चिदम्बरम का जो मामला है ना पूरा, वो ईडी की वजह से सामने आया था, गिरफ्तार हुए थे, आज जमानत पर है, लेकिन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि मामला अदालत में है। और आपको ये जानकर दोस्तों बड़ी हैरानी होगी कि ईडी ने पिछले 8 साल में 3,500 मामलों में कार्रवाई की है, और इस साल
जितनी कार्रवाई हुई है वो इतिहास में अब तक नहीं हुआ। मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं, ये आंकड़े देखिए। 2012-13 में 221 मामले से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते 2021-22 में अब तक 1180 मामले हो चुके हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट से सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और ईडी की तरह ही सीबीआई ने भी पिछले 5 सालों में करीब 2000 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं। अब जब मैं इतनी सारी बात बता रहा हूं तो फिर अदालत की बात भी आती है। सर्वोच्च अदालत के जो न्यायाधीश है, जो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अदालतों में जाकर ये केस तो ठहर जाता है। भाई ईडी कार्रवाई कर सकती है, सीबी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन दोषी सुनाने का फैसला जो काम है वो तो अदालत ही करेगी ना। आप ही तो न्याय करेंगे, और कौन करेगा। लेकिन हकीकत क्या आप देखिए, अगर न्यायालय इन मामलों में तेज गति से कार्रवाई करे तो ईडी के 122 और सीबीआई के 121 मामले जो विधायकों और सांसदों से जुड़े हुए हैं उसमें त्वरित फैसला आ सकता है। और यकीन मानिए, ये देश चाहता है कि विधायक और सांसद के खिलाफ जितने भी मामले हैं उन मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई हो और उसमें फैसला आना चाहिए। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वादा किया था, रणनीति के तहत उस पर काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले कार्यकाल में आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ गहरी चोट की थी, पूरा ताना बाना बुना था, वैसा ही काम इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं है। अब ये कैसे, ये भी मैं आपको इसकी कुछ झलक देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी की देवघर में जो रैली थी, उसमें लश्कर के आतंकवादियों ने किस प्रकार का मंसूबा पाला था। एक दिन पहले ही एनआईए ने गिरफ्तारी की थी, आप रिपोर्ट देखिए। और इन लश्कर के आतंकवादियों का साथ कौन दे रहा था? पीएफआई दे रहा था, ये भी खुलासा हो गया। और देश में आतंकवाद, अलगाववादियों पर नकेल कसने के लिए जो एनआईए बनी है वो बड़ी तेजी से काम कर रही है। उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। अब आप कैसे, ये आप रिपोर्ट में देखिए। एनआईए ने ही देश में चल रहे आईएसआईएस के मॉड्यूल को उसी तरह खींचकर बाहर निकाल लिया जैसे सुई को घास से निकालते हैं। और इस मामले में एनआईए ने कोर्ट में जांच करके आरोप पत्र भी दाखिल कर दिए हैं। आप रिपोर्ट देखते चले जाइए, मैं ज़्यादा नहीं इसलिए बता रहा हूं ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। इस घटना पर भी एनआईए की पैनी नज़र होती है। आप देखिए, उदयपुर में नुपुर शर्मा के मामले में जो कुछ हुआ, तुरंत एनआईए सक्रिय होकर इस काम में जुट गई और उस मामले में जो खुलासे थे वो भी आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पांव एनआईए ने उखाड़ दिए हैं। इसके लिए आतंकवादियों को जितना धन मिल रहा था, उस पूरे सिस्टम को एनआईए ने तहस नहस कर दिया है। 2014 से पहले जिस तरह एनजीओ, पत्रकार और अलगाववादी नेताओं को दिल्ली में सम्मान मिलता था ना, अब वो बंद हो गया है। और आतंकवाद के धन को सोखने के साथ साथ उन आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखिए, एनआईए रेड्स 15 जम्मू कश्मीर साइट्स इन टेरर केस। इसमें यासीन मलिक जैसे आतंकवादी भी हैं। अब ये यासीन मलिक कौन है? याद होगा आपको, मनमोहन सिंह इसको सरकारी गेस्ट मेहमान बनाकर बुलाते थे। ये जेल में है इन दिनों, आप देख लीजिए। और जम्मू कश्मीर की तरह बंगाल चले आइए, यहाँ पर भी एनआईए की पैनी नज़र है। यहाँ वीरभूम बम धमाके की गंभीरता से जांच हो रही है। आप खेजूरी बम धमाके के मामले को ले लीजिए, आप मुर्शिदाबाद बम धमाके के मामलों को ले लीजिए। और एनआईए एक तरफ जहाँ आतंकवादियों के मामलों पर नज़र रख रही है, ठीक उसी प्रकार से सोना, ड्रग्स और मानव तस्करी में लिप्त गिरोहों की भी जांच कर रही है। अब वो भी नहीं बच सकते हैं। एनआईए की पूरी नज़र है और पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना इसका उद्देश्य है। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प ही है कि एनआईए ने इतनी मजबूती के साथ काम किया है। आप रिपोर्ट देखिए, अब तक 400 मामले कोर्ट में दर्ज हैं, जिसमें 349 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। अब तक एनआईए ने करीब 2500 लोगों को गिरफ्तार किया है और 400 लोगों को सज़ा मिल चुकी है। मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है। जो लोग आरोप लगाते हैं ना कि बस दिखावे की कार्रवाई हो रही है, दिखावे की नहीं हो रही है, पूरे तंत्र को चोट पहुंचाया जा रहा है।
और प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बड़ा काम किया है। एनआईए के कानून में संशोधन करके उसे मजबूत बनाया गया है। और मजबूत क्यों बनाया गया है ये भी समझ लीजिए। अब एनआईए को बाहर के देशों में भी आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए ताकत दी गई है कानूनी संशोधन करके। और यही वजह है कि अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे में आतंकवादी हमला हुआ उसकी भी जांच एनआईए कर रही है। यह अपने आप में मामला एक बड़ा मामला होगा जब भारत की एजेंसी आतंकवाद के मामलों की दूसरे देशों में जांच करेगी। साथियों, देश में जिस तरह से आतंकवाद पर नकेल कसकर प्रधानमंत्री मोदी ने 130 करोड़ देशवासियों का जीवन सरल और सुखमय बनाने का काम किया है, ठीक उसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर करारी वार करके प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के जीवन को चिंता मुक्त और खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं। और याद रखिए, वो दिन दूर नहीं जिस प्रकार से आतंकवाद के सिस्टम को मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है, ठीक उसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर भी एक दिन पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। बस इंतजार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।